हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ 30 क्वेश्चंस सीडीपी के, जो आपके यूपी टेट एग्जाम जो जुलाई में 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाला है उसके लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखिए कई बार पूछे गए हैं। हर टेट एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास केवल बचपन में होता है। विकास केवल विद्यालय में होता है। तो आंसर है हमारा बी। विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसे कहते हैं वूम टू टूम चलती है ये प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की बालक किस अवस्था में होता है। देखिए, जीन पियाजे ने किया क्या है, विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बात की है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो, सेंसरी मोटर, यानी इसे हम कहते हैं संवेदी प्रेरक या संवेदी गावक। फिर हमारी है पूर्व संक्रियानात्मक, इसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल। तीसरी है हमारी कॉन्क्रीट, यानी मूर्त संक्रिया। और चौथी है हमारी फॉर्मल, जिसे हम कहते हैं औपचारिक। संवेदी प्रेरक में या संवेदी गामक में बच्चे की उम्र होती है 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को इसमें लिया जाता है। प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। मूर्त में 7 से 11 और यहाँ 11 से ऊपर। तो इसमें क्या पूछा है, 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे किस अवस्था में होते हैं। तो आंसर है हमारा सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा यूपी टेट में आपको इनसे जरूर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे सीडीपी में। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी है। पियाजे, स्निकर, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। देखिए, इसे हम कहते हैं जेड पी डी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये अवधारणा दी है वाइगोत्स्की ने। इन्होंने कहा है कि एक गैप होता है जो बच्चे खुद कुछ कर सकते हैं और जो दूसरों की मदद से कुछ करते हैं। मदद यानी कि माता-पिता की, शिक्षक की, इसमें किसी की भी मदद ली जा सकती है। यानी कि कुछ मान लीजिए किसी बच्चे को अगर साइकिल साइकिल चलाना आता है, ठीक है? और वहाँ उसे थोड़ी-सी परेशानी हो रही है, तो वो जाके अपने किसी बड़े भाई से या किसी से क्या करेगा, थोड़ी मदद ले लेगा, जिससे वो बहुत अच्छे तरीके से साइकिल चला सकता है, ठीक है? यानी उसे कुछ चीजें तो खुद आती थी, लेकिन उसने किसी की मदद से इसमें क्या किया, इम्प्रूवमेंट कर लिया, ठीक है। इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जो मदद है, उस मदद को कहेंगे हम स्काई फोल्डिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत थॉर्नाइक से संबंधित है। इनसाइड लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। आंसर है हमारा बी, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ये सिद्धांत हमें किसने दिया है, ये हमें दिया है थॉर्नडाइक ने। इसमें क्या होता है कि जब हम कुछ किसी काम को बार बार करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, और तो बार बार क्या करते हैं, हम गलती भी करते हैं। और उस गलती से धीरे धीरे हम कर करके एक सही सुझाव तक या सही उत्तर तक हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने इन्होंने जो अपनी थ्योरी की थी वो बिल्ली के ऊपर की थी। बिल्ली को क्या करते हैं, एक बक्से में बंद कर दिया था, जहाँ कुछ ऐसा हम कह सकते हैं, स्विच लगाया गया था, जैसे दबाने पर पिंजरा खुल जाता था और उस पिंजरे के बाहर उसे खाना मिलता था। तो बिल्ली ने क्या किया, बार बार कोशिश की, तो उसे एक बार में पता चला कि इस बटन दबाने से पिंजरा खुल जाता है। तो फिर उसने ट्रायल ट्राई कर करके एक समय ऐसा आया जब उसने डायरेक्ट इस स्विच को दबाना स्टार्ट कर दिया पिंजरा खोलने के लिए। यानी वह सीख चुकी थी, उसकी लर्निंग हो चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्निकर सॉरी
स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? स्किनर का सिद्धांत को हम कहते हैं देखिए पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि, अनुकरण और परिपक्वता। इन्होंने रेनफोर्समेंट की बात की है। यानी कि अगर हम किसी बच्चे को कुछ सीखने के साथ में कुछ पुरस्कार देंगे तो वह वो और अच्छे से सीखेगा। ठीक है? ये किसकी बात करते हैं? रेनफोर्समेंट की। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञान का एकमात्र स्रोत? क्या शिक्षक ज्ञान का सिर्फ एक ही स्रोत है? नहीं। अनुशासन अधिकारी? यानी सिर्फ वो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा? जी नहीं। मार्गदर्शक एवं सहयोगी? हाँ। केवल परीक्षक ही? बस सिर्फ परीक्षा लेगा? नहीं। आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है? देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, सीखने के साथ साथ में असेसमेंट करते रहते हैं। ठीक है? तो जिससे क्या होता है, टीचर को ये पता चलता रहता है कि बच्चे को सीखने में कहाँ कहाँ कठिनाई आ रही है, तो वह उसका वहीं वहीं फीडबैक के साथ में उनकी लर्निंग भी होती रहती है। ठीक है? साथ में ही फीडबैक टीचर यहाँ पर देता रहेगा। तो इससे क्या होगा, इससे सीखने में सुधार होगा बच्चे के। नेक्स्ट। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन, गार्डनर, बिने और गिलफोर्ड। देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस ये गार्डनर का है। इन्होंने कुछ 8 तरह की बुद्धि की बात की है, जिसमें इनका कहना है कि हर बच्चे में अलग तरह की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों के लिए? नहीं। केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए? नहीं। सभी बच्चों को समान अवसर देना? केवल सामान्य बच्चों के लिए? देखिए यहाँ जो ये वर्ड दिखाई देते हैं केवल, जो सिर्फ एक ही तरफ के लिए या एक ही पलड़े में बात कर रहे हो, वो हमारे आंसर ज्यादातर गलत ही होते हैं। अगर आप एक ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ पर सिर्फ एक ही पलड़े की बात हो रही हो, तो हमें किस तरफ जाना है, जहाँ सामान्य या सबके बारे में बात हो रही हो। ठीक है? सबको जहाँ पर समान अवसर मिल रहे हो, तो ये हमारा सी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के अनुरूप है? यानी कंस्ट्रक्टिविज्म इसमें से क्या है? शिक्षा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। यानी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान हमें कहाँ से मिल रहा है? टीचर से? नहीं, ये इसका आंसर नहीं। केवल रटकर सीखना सबसे अच्छा होता है? नहीं, रट के सीखना कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाता। सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए? नहीं। सभी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, सबको अलग-अलग तरीके से, कोई बच्चे किसी तरीके से, कुछ किसी तरीके से सीखते हैं। तो हमारा आंसर बी। विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। यानी बच्चा यहाँ पर क्या है? एक्टिव है। हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, जहाँ पर बच्चा एक्टिव है वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर क्या है? बच्चा एक्टिव है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है? देखिए कोलबर्ग ने क्या, नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं, जिनकी टोटल 6 स्टेजेस हैं। ठीक है? तो पहला लेवल जो बताया है, पहला स्तर जो उन्होंने बताया है, वो है हमारा पूर्व पारंपरिक नैतिकता, यानी पूर्व परंपरागत स्तर। ये हमारा पहला स्तर है। फिर दूसरा हमारा है पारंपरिक नैतिकता, ये जिसे परंपरागत स्तर भी कहते हैं। और तीसरा है हमारा उत्तर परंपरागत, ये वाला। ठीक है? ये 3 अवस्थाएं किन्होंने दी हैं? कोलबर्ग ने दी हैं। इसमें से प्रथम स्तर कौन सा है? इसका प्रथम स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। यानी ए सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत भिन्नताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी बच्चे, सभी बच्चों में क्या होता है? इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं। कोई बच्चा किसी तरीके से सीखता है, कोई किसी तरीके से सीखता है। किसी की पढ़ने की या सीखने की गति तेज होती है, कोई धीरे धीमी गति से सीखता है। इसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। तो इसमें क्या है? सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है।
सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है? नहीं, हर बच्चे की बुद्धि अलग होती है। सभी बच्चों की रुचियाँ समान होती हैं? नहीं, सभी का इंटरेस्ट और रुचियाँ अलग-अलग हो सकती हैं। प्रत्येक बच्चा अपनी गति और शैली से सीखता है, यानी हर बच्चे की सीखने की अपनी गति, शैली, है ना? ये होती हैं। यदि शिक्षक बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर देता है, तो वह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा दे रहा है? देखिए, समूह में कार्य करना यानी कुछ बच्चे हैं जो इकट्ठे बैठे हैं किसी प्रोजेक्ट को या किसी थ्योरी पर वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, ये भी अपने विचार बताएगा, ये भी अपने विचार बताएगा, ये भी और ये भी। यहाँ पे सभी बच्चे खुले हुए रहेंगे और वो अपने विचारों को आसानी से एक्सप्रेस करेंगे। तो ये व्यक्तिगत अधिगम यानी किसी एक कोई एक ही सीख रहा है? नहीं। रटकर अधिगम, इसमें रटकर सीखा जा रहा है? नहीं। निष्क्रिय यानी कि इसमें बच्चे एक्टिव नहीं है? नहीं, इसमें सभी बच्चे एक्टिव हैं। तो ये क्या है? सहकारी अधिगम इसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धि का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? बुद्धि यानी इंटेलिजेंस क्या है? सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक लाना इंटेलिजेंस है? नहीं। नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता। हाँ, कि हमारे पास कोई एक नई नई परिस्थिति आती है, नई समस्या आती है, हम उसमें कैसे समायोजन करते हैं, उसमें कैसे हम सर्वाइव करते हैं, ये क्या है? ये बुद्धि की परिभाषा है। केवल याद करने की क्षमता बुद्धि है? नहीं। केवल गणित हल करने की क्षमता बुद्धि है? नहीं। तो बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का प्रमुख समर्थक कौन था? लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं जॉन डीवी। इनका कहना है कि बच्चे करके, यहाँ बच्चे एक्टिव रहते हैं, वहां सबसे अच्छा सीखते हैं। ठीक है, ये इनका कहना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? देखिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पढ़ना? जी नहीं। अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ना? नहीं। सीखने में रुचि होने के कारण पढ़ना और दंड से बचने के लिए पढ़ना। इंटरनल मोटिवेशन अगर किसी चीज में हो रहा है तो इसमें है, क्योंकि बच्चे को खुद सीखने में क्या है इंटरेस्ट है, इसलिए वह क्या कर रहा है पढ़ रहा है। तो ये क्या है, उसे आंतरिक प्रेरणा है, उसकी इंस्ट्रिक से मोटिवेशन है। ठीक है, तो सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। यदि कोई बच्चा बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे उसे दंड देना चाहिए? नहीं। उसे पूरी कक्षा के सामने डांटना चाहिए? नहीं। गलती का कारण समझाकर सुधार में सहायता करनी चाहिए। हाँ, ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उसे कक्षा से बाहर भेज देना चाहिए? ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल वार्षिक परीक्षा लेना, केवल अंक देना, बच्चे के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना, केवल मेधावी छात्रों का चयन करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किया जाता है। रचनात्मकता क्रिएटिविटी का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? पाठ को रट लेना? नहीं। यहाँ कोई क्रिएटिविटी आपको नहीं दिखाई दे रही है। दूसरों की नकल करना? जी नहीं। केवल पुस्तक पढ़ना? नहीं। नए और मौलिक विचार प्रस्तुत करना? यहाँ पर आपको क्या क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एक टीचर जो क्या है प्रभावी है, उसको केवल विषय का ज्ञान होना चाहिए? नहीं। केवल अनुशासन बनाए रखना चाहिए? नहीं। केवल गृह कार्य देना चाहिए? होमवर्क दे दे बस? नहीं। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, ये एक प्रभावी शिक्षक की पहचान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण का समर्थन करता है? शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है? नहीं।
केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना चाहिए? नहीं। रटकर सीखना सबसे अच्छा तरीका है? नहीं। विद्यार्थी स्वयं के अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। यहाँ पर वह क्या कर रहा है? ज्ञान को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सीखने के दौरान किया जाता है? अंतिम मूल्यांकन, सतत एवं रचनात्मक मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा। देखिए, बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, अंतिम मूल्यांकन, ये सब सीखने के बाद किए जाते हैं। सतत एवं रचनात्मक मूल्यांकन सतत यानी ये लगातार सीखने के साथ साथ में चलता है, इसलिए बी हमारा करेक्ट आंसर है। यदि कोई विद्यार्थी सीखने में कठिनाई महसूस करता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे दंड देना चाहिए? नहीं। उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए? नहीं। उसके अभिभावकों को दोष देना चाहिए? उसके माता-पिताओं को कहना चाहिए कि उनकी सारी गलती है? नहीं। उसकी कठिनाई का कारण जानना चाहिए। सबसे पहले टीचर को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि उसके स्टूडेंट को या उसके छात्र को कहाँ परेशानी आ रही है और फिर उसका मूल्यांकन करके उसको फीडबैक देना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा, इसमें क्या किया जाता है? समावेश, इस शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है, इसमें सभी तरह के बच्चों को शामिल किया जाएगा, ठीक है? किसी भी तरह का भेदभाव इसमें नहीं किया जाएगा। भेदभाव अगर दिखाई देता है तो वो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है? केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना चाहिए? नहीं। यहाँ पर केवल मेधावी जो बच्चे इंटेलिजेंट है उन्हीं को पढ़ाना चाहिए? नहीं। केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना चाहिए? नहीं। सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। ये क्या है? हमारी समावेशी शिक्षा है। इंक्लूसिव एजुकेशन इसको कहते हैं। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बालक के सामाजिक विकास में सोशल डेवलपमेंट किसका हो रहा है? बच्चे का। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी सबसे पहले क्या योगदान किसका है? तो ये इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होगी, कई लोग इसमें विद्यालय को चुनेंगे, लेकिन नहीं। बच्चे का विकास सबसे पहले कहाँ होता है? परिवार में होता है। परिवार में रहकर वो लोगों के साथ, फैमिली के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, बिहेव करना सीखता है, जिससे उसका क्या होता है? सामाजिक विकास होता है। तो जो पहला वो है विकास का, वो क्या है? परिवार है, ठीक है? नेक्स्ट, अधिगम को सबसे अधिक प्रभावी कौन बनाता है? सीखना सबसे अधिक प्रभावी कैसे होगा? सबसे अच्छा बच्चे कैसे सीखेंगे? डर से? नहीं। दंड से? नहीं। रटने से? नहीं। सक्रिय सहभागिता से। साथ में जब वो एक्टिव होंगे तो सीखेंगे। सीखने की तैयारी, रेडीनेस का सिद्धांत किसने दिया है? रेडीनेस का सिद्धांत हमें दिया है थॉर्नडाइक ने। सॉरी, थॉर्नडाइक ने हमें क्या दिया है? रेडीनेस का सिद्धांत। इसमें क्या है कि बच्चे जब इन्होंने क्या 3 तरह के लॉ बताए हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है? रेडीनेस में क्या है कि बच्चे जब सीखने के लिए रेडी होते हैं, उत्सुक होते हैं, तो वह अच्छा सीखते हैं। एक्सरसाइज में क्या है? जब वो बार-बार कोई चीज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सीखते हैं। इफेक्ट का मतलब क्या है? रिवॉर्ड अगर हम बच्चों को देंगे तो उनका सीखने का स्तर अच्छा होगा, पनिशमेंट देंगे तो यह प्रभावित होगा, ठीक है? इन्होंने ये ध्यान रखना है, इन्होंने क्या है? रिवॉर्ड की बात की है, ठीक है? रेनफोर्समेंट, ये भी पनिशमेंट और रिवॉर्ड से ही मिलता-जुलता है, लेकिन ये रेनफोर्समेंट की बात कौन करते हैं? इसकी बात करते हैं बीएफ स्किनर। और रिवॉर्ड अगर आपको दिखाई देता है तो रिवॉर्ड की बात किसने की है? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण है? बिना समझे रटना, अनुभव द्वारा सीखना, केवल सुनना, केवल रटना। तो अधिगम कहाँ, मतलब अच्छा अधिगम कहाँ हो रहा है? अच्छा कहाँ सीख रहे हैं? बिना समझे रटना।
नहीं, रटना कभी भी अच्छा नहीं होता है। अनुभव के द्वारा सीखना, हाँ, ये तो अच्छा है। केवल सुनना, नहीं, केवल लिखना, नहीं। तो अच्छा अधिगम कहाँ हो रहा है? जहाँ हम अनुभव के द्वारा सीख रहे हैं, एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों के प्रश्नों के प्रति कैसा व्यवहार रखता है? अगर कोई बच्चा क्वेश्चन करता है तो उसके लिए एक अच्छा शिक्षक यानी टीचर उसको क्या करना चाहिए अगर बच्चा क्वेश्चन करता है तो? उन्हें अनदेखा करना चाहिए? नहीं। प्रश्न पूछने से रोक देना चाहिए? नहीं। प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट करना चाहिए या प्रोत्साहित करना चाहिए? हाँ। केवल मेधावी यानी जो इंटेलिजेंट है इन्हीं बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए? नहीं। हम कभी भी टीचिंग में भेदभाव नहीं करते हैं, यानी सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप है? इसमें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात किसमें हो रही है? कौन-से ऑप्शन में हो रही है? सभी बच्चों को एक ही प्रकार से पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये चाइल्ड सेंटर की बात हो रही है? नहीं, सभी बच्चे एक प्रकार से नहीं सीखते हैं, सभी बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात एनसीईआरटी में की गई है, ठीक है? शिक्षक ही शिक्षा का केंद्र होता है, मतलब हम सिर्फ टीचर ही है जो कक्षा में सेंटर में रहेगा, नहीं। प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता और रुचि के अनुसार शिक्षण होना चाहिए, हाँ। हर बच्चे की हमें क्या करना है? आवश्यकता और रुचि का ध्यान रखना है और उसे उसी हिसाब से पढ़ाना है, उसी हिसाब से उन्हें जज करना है। डी, केवल परीक्षा के अंक महत्वपूर्ण है? जी नहीं। तो हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और ये क्वेश्चन देखिएगा आप यूपी टेट में ज़रूर इनमें से मिलते-जुलते क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे सीडीपी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी